गुड मॉर्निंग। आप सभी को चित्रलेखा का नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए हिंदी ओलंपियाड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। विशेष तौर से मैं आपके लिए स्वर और व्यंजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ में लाई हूँ। जो भी परीक्षा दे रहे हैं अगर उसमें हिंदी सिलेबस में है तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हम लेते हैं। मोहन होशियार लड़का है, रेखांकित शब्द में विशेषण है। दो विकल्प दिए गए हैं, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो हम देखते हैं कि रेखांकित अंश कौन सा है, होशियार। तो यह संख्यावाचक नहीं है क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 4, 5 या जो भी संख्या हो, अगर संख्या दी गई होती है तब होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, गुणवाचक, क्योंकि यह होशियार होना मोहन का गुण है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगले वाक्य में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं में कुछ विशेषण है। तो ये कुछ शब्द है, वह कौन सा विशेषण है पूछा जा रहा है। तो द्रव्यवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। शब्द को हम ध्यान से देखते हैं। अगर वह कोई सामान है जो जगह घेरती हो, चाहे वो लिक्विड हो, शब्द उससे संबंधित है तो वह हो जाता है द्रव्यवाचक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ अनिश्चितता दिख रही है तो यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जबकि यहीं पर होता कि 4 बच्चे तो वह होता निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अध्यापक छात्र को पुस्तक देते हैं। वाक्य में क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक। इसमें कौन सा सही आंसर है, चलिए देखते हैं। अकर्मक का मतलब ही होता है कि जो कर्म के बिना हो, और सकर्मक या जो कर्म के साथ हो। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म हो तो वो हो जाती है सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता वह हो जाती है अकर्मक क्रिया। तो हम क्या जोड़ करके प्रश्न करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है कि उसमें कर्म है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर। अगला देखते हैं। मजदूर खाना खाकर लेट गया। इसमें रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा प्रकार है। यहाँ पे हम देखते हैं कि खाना खाकर लेट गया, तो मजदूर ने 2 काम किए। ये सिंपल सी भाषा में हम कहे तो पहले वो खाना खाया, उसके बाद वो लेटा। ठीक है, तो जो काम पहले होता है, अगर उसको पूछा जा रहा है खाना खाकर, पहले उसने खाना खाया, तो वो कौन सी पहले समय में जो काम होता है उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो इस क्लास को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास में। देखते हैं कौन सा प्रश्न है। हिंदी और नेपाली भाषा किस लिपि के अंतर्गत आती है। तो हम देखते हैं 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला है गुरुमुखी और दूसरा है देवनागरी। तो हिंदी और नेपाली भाषा जो है यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है, यह हमारा सही आंसर। और इसके अलावा जो है देवनागरी लिपि में मराठी भाषा भी आती है, जबकि गुरुमुखी लिपि जो है यह पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। क्या उर्दू और अरबी दोनों एक ही लिपि में आती हैं, हाँ या नहीं। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा होता है। उर्दू जो है यह भाषा है, अरबी है यह भाषा है, लेकिन उर्दू की लिपि है फारसी लिपि और अरबी भाषा जो है उसकी लिपि है अरबी लिपि। नहीं, हमारा आंसर बनता है। वर्ण के भेद हैं 2 या 3। तो हमारा सही आंसर है 2। वर्ण के 2 भेद कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आगे देखेंगे। स्वरों की कुल संख्या है 7 या 11। तो हम देखते हैं स्वरों की कुल संख्या पूछी जा रही है, होते हैं 11। ठीक है, स्वर विभाजन के कितने आधार हैं, 3 या 4। तो हमारा सही आंसर है 4। स्वरों का विभाजन जो है 4 आधारों पे होता है। पहला है उच्चारण काल, दूसरा है उच्चारण स्थान, तीसरा है बलाघात यानी श्वास की मात्रा, जब हम सांस लेते हैं तो उसकी मात्रा के आधार पे, और चौथा है स्पर्श के आधार पे। इन 4 आधारों पे जो है स्वरों का विभाजन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ह्रस्व स्वर नहीं है, ए या री। तो अगर इस तरह के प्रश्न आए तो हम देखते हैं कि अगर नहीं है पूछा जा रहा है तो पहले हमको यह देखना है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमने 2 विकल्प ही दिए हैं, इसके अलावा और भी विकल्प हो सकते हैं। हम ध्यान से देखेंगे। ओ, ई, उ और री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ह्रस्व स्वर। तो ये यहाँ पे पूछा रहा है नहीं, तो इसलिए हमको इस पे टिक करना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या है 4 या 7। हम ध्यान से देखेंगे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 थी, से बचते हैं 7, इसलिए हमारा आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या है तो 33 या 52। तो हम जानते हैं कि कुल वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है,
कहीं कहीं 46 भी दिया रहता है या कहीं 48 भी दिया रहता है, ये सभी सही है, ठीक है। क्योंकि कुछ जो वर्ण होते हैं उनको मिला दिया जाता है तो ये बढ़ जाते हैं, ठीक। कि कहीं कहीं 35 भी दिया रहता है, ठीक है। तो 33 या 35 ये दोनों सही हैं। अगर आपके ऑप्शन में 33 हो तो 33 भी सही है और 35 हो तो भी सही है, क्योंकि ड और ढ ये जो होते हैं दो वर्ण, ये ड और ढ के विकसित रूप हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी जोड़ दिया जाता है तो ये 35 रहते हैं, ठीक। आगे देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, यह किसके प्रकार हैं, स्वर या व्यंजन। तो इसका सही आंसर है कि ये व्यंजन के प्रकार हैं, ठीक है। आगे देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया जा सकता है, यानी व्यंजनों को बांटा जा सकता है कितने आधारों पे, होता है 3 आधारों पे। जो है उच्चारण काल के आधार पे स्वर होते थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसको हटा दिया जाए तो बाकी जो तीनों हैं ये व्यंजनों के वर्गीकरण के भी आधार हैं, ठीक है। जो जिसमें आते हैं उच्चारण स्थान, स्पर्श और श्वास की मात्रा, यानी बलाघात। बलाघात किसको कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पे व्यंजनों के प्रकार हैं 2 या 3। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो बोलते समय किसी को आसानी से बोल लेते हैं और किसी पे ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो बलाघात के आधार पे व्यंजनों के प्रकार हैं 2। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब कि ज्यादा। थोड़ा सा लेंगे और बोल देंगे, जैसे क बोल दिया तो यह हो जाता है अल्प प्राण। जोर से सांस लेते हैं तब जाके हम बोल पाते हैं ख। बल लगा के जो वर्ण बोलेंगे वो आते हैं महाप्राण में। तो दूसरे और चौथे ख और घ को हम जो है ज्यादा बल लगा के बोलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है महाप्राण। ये हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों के प्रकार हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उच्चारण का स्थान, जब हम बोलते हैं कोई वर्ण तो हमारी जीभ जो है किसी न किसी स्थान को छूती है। जैसे बोलते समय हमारी जीभ जो है कभी तालु को छुएगी, कभी कंठ से आवाज आएगी, कभी मूर्धा को छुएगी। तो जिस स्थान को छूती है उसको बोलते हैं, उन स्थानों को बोलते हैं उच्चारण स्थान। जैसे कुछ वर्ण बोलते समय हमारे ओठ आपस में चिपक जाते हैं, तो इस तरह से जो है उच्चारण स्थान होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वह कितने प्रकार का होता है, वह 5 प्रकार का होता है, ठीक। उनमें आता है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य और दंत्य। कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको कंठ्य वर्ण बोलते हैं, जैसे अ से लेकर के और क वर्ग जो है ये सभी आते हैं कंठ्य वर्ण में, ठीक। उच्चारण स्थान से संबंधित जो है हमने एक प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के एक बार देख सकते हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तालु से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं, जो जैसे छोटी ई, बड़ी ई और इसके अलावा च वर्ग, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो वर्ण हैं उनके बारे में हम जो है विस्तार से हमने बताया है उस पर, ठीक है। इसलिए इन सभी को बोला जाता है तालव्य वर्ण। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है री, ट वर्ग और ट वर्ग के सभी वर्ण होते हैं, ठीक है। र और स ये सभी आएंगे आपके मूर्धा वाले वर्ण, इसलिए उनको बोला जाता है मूर्धन्य वर्ण। ओष्ठ वर्ण उनको बोला जाता है जो ओष्ठ, जो जिनको बोलते समय हमारे ओठ आपस में मिलते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग। प वर्ग के सभी वर्ण जो है ये आते हैं ओष्ठ वर्ण में, ठीक है। तो दंत वर्ण में आते हैं त वर्ग, छोटा स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं 14 या 19। अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है 19, ठीक है। ये सही आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पहला वर्ग है क वर्ग, जिसमें देखा जाए तो पहला, तीसरा और 5वां ये आते हैं अल्प प्राण में। जैसे पहला है क, तीसरा है ग और 5वां है ङ, ठीक है। तो ये तीनों आ गए अल्प प्राण में।